नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चे खुलते जा रहे हैं और नई नई मुसीबतों में मोदी फंसते जा रहे हैं। अभी जयंत चौधरी का एक बयान, एक ट्वीट, उस पर हमने चर्चा की थी 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने मेरठ पुलिस का जो फरमान था कि आप खुले में नमाज अदा नहीं कर सकते, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और बताया था कि ये ऑर्वेलियन पुलिस, मतलब जो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, उसके जैसा उसको उन्होंने बताया था। यानी उन्होंने खुलकर ये लिखा तो नहीं, पर संकेत यही थे कि ये तानाशाही सरकार है और उसी तरह की पुलिस जो है वो बन रही है। और अब चिराग पासवान, दूसरे अहम सहयोगी बीजेपी के, मोदी के भक्त हनुमान, उनका ये कहना है कि ये जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है उससे वो कतई सहमत नहीं है। चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान एक बड़े मंच से दिया, एक मीडिया चैनल, उसके कॉन्क्लेव में चिराग पासवान ने खुद, उनसे जो बातचीत हो रही थी उसमें उनसे पूछा गया कि ये जो खुले में नमाज का सवाल है इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने खुलकर अपनी असहमति जताई। पहले तो वो बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जिनके साथ हैं वही लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं उनकी सारी बातों से सहमत नहीं हूं और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। उन्होंने खुद को 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा बताते हुए ये कहा कि देश में इस समय बहुत सारी दूसरी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। यानी चिराग पासवान भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो मोदी के खिलाफ अभी ये मोर्चा खुल गया है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हुए जिस तरीके से मोदी के जो चारों सहयोगी, जो प्रमुख सहयोगी, खासतौर पे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इनको एक तरह से ललकारा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आपको माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप शरीयत पर हमला कर रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप उनका साथ दे रहे हैं। अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी जितना उसने आसान समझा था कि हम जेपीसी में भेजेंगे, वहां जाएंगे और अगर वहां विपक्ष ने जो भी असहमतियां दर्ज कराई उसको उन्होंने खारिज कर दिया और अपनी मर्जी का विधेयक मोदी फिर से संसद में पेश करना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये पेश हुआ नहीं और उसके पहले ही एक जबरदस्त विरोध इसका दिखाई दे रहा है। और न केवल मुस्लिम संगठनों की ओर से बल्कि अब नेताओं की तरफ से भी इस पर आवाज उठ रही है और इस उठती आवाज का ही असर है कि अब चंद्रबाबू नायडू को इफ्तार पार्टी में ये कहना पड़ रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ हूं और मैं वक्फ की संपत्ति को कुछ नहीं होने दूंगा। उधर नीतीश कुमार जिस तरीके से अब अल्पसंख्यकों के हितैषी बनने का दावा अखबारों के जरिए कर रहे हैं, आज उन्होंने उर्दू अनुवादकों के लिए एक नियुक्ति पत्र जो बांटे कई सारे उर्दू अनुवादकों को, और दूसरी ओर कल उनका अखबारों में, हिंदी अखबारों में एक फुल पेज का विज्ञापन छपा जिसमें बताया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए वो कितना उन्होंने काम किया है और बजट कितना बढ़ा दिया है। लेकिन नीतीश की ये चालाकी काम नहीं आ रही है। जो लोग उनसे नाराज है, यानी मुस्लिम तबका जो उनसे नाराज है, वो अभी भी नाराज है और उन्होंने ये कहा है कि केवल बजट जो है एक जगह नहीं बढ़ा है, सारी जगह बढ़ा है। तो हमको आप ये मत बताइए कि आपने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट बढ़ाया है। लेकिन नीतीश कुमार फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान उनसे नाराज ना हो। अब देखना यह है कि चिराग पासवान की तरह या चंद्रबाबू नायडू की तरह वो खुलकर कब बोलते हैं इस बात को, लेकिन वो ना बोलकर भी ये बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, चारों के चारों, मोदी के चारों अहम सहयोगी, उन सब ने मिलकर एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। और अभी एक और मोर्चा खुल गया है बिहार में, हालांकि खुला हुआ है पहले से, लेकिन अब उसमें दूसरी सियासत भी आ गई है। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, जिसका जो ट्रस्ट है, उसमें केवल बौद्धों को ही उसमें होना चाहिए, ये सवाल उठ रहा था और 45 दिन से इस पर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अनशन कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पहुंच गए और उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की कि ये जो मंदिर है इसमें केवल बौद्धों को ही होना चाहिए ट्रस्ट में। आप हिंदुओं में मतलब मंदिरों में आप दूसरों को नहीं रखते, सिख धर्म में आप दूसरे धर्म के लोग नहीं होते ट्रस्ट में, ईसाइयों के उसमें दूसरे धर्म के नहीं होते, तो हमारे इसमें क्यों है। तो अभी एक नया मोर्चा खुल गया है और अम्बेडकर जी के नाम पर, और पहले भी दलित समुदाय जो है वो जिस तरीके से अलग थलग हो रहा है इस समय नीतीश कुमार से, तो दलित, अल्पसंख्यक, ये लोग अगर दोनों बिहार में अलग हो जाएंगे तो फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा, नीतीश के पास क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है।
तो मोदी के खिलाफ जिस तरह से ये मोर्चा इस समय खुल गया है, क्योंकि पहले एक मोर्चा खोला हुआ इंडिया गठबंधन ने और अब दूसरा मोर्चा खोल दिया है मोदी के सहयोगियों ने। तो मोदी के अपने सहयोगी उनके खिलाफ जिस तरह से अब खड़े हो रहे हैं, भले अभी दबी छुपी जुबान में है, खुलकर कोई उतना स्पष्ट तौर पे कह नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन ये कहेंगे उस दिन मोदी किस तरह से अपनी सरकार बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी हमने जयंत चौधरी का परसों ट्वीट दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पोलिसिंग लाइक 1984, ऑरवेलियन 1984, इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा था। मतलब यही था कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास में बताया है कि तानाशाही सरकारें किस तरह निरंकुश होकर और लोगों की आवाज को दबाती हैं, यही काम अब बीजेपी की पुलिस जो है वो कर रही है। अभी दूसरा मामला कल चिराग पासवान ने ये खोल दिया जिसका जिक्र अभी मैंने किया। जिस तरह से मोदी के सहयोगियों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन के मोर्चे को तो वो किसी भी तरह से कि ये साजिश है, ये गुमराह कर रहे हैं, उन पर और तरह तरह की तोहमतें लगा दी जाती हैं। अपने सहयोगियों को मोदी कैसे संभालेंगे? देखिए समिता जी, मुझे लगता है कि शायद मोदी जी ये सोचकर बैठे हैं कि वो अपने सहयोगियों को संभाल लेंगे और नहीं संभालेंगे तो चुनाव में चले जाएंगे। शायद ये सोचे बैठे हैं कि फिर चुनाव में चले जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर चले जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस समय वो महाराष्ट्र में औरंगज़ेब वाला मसला चल रहा था, तो उस समय जो प्रकाश अम्बेडकर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के और बहुजन वंचित अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा कि भाई 2026 में मतलब लोकसभा चुनाव होगा और औरंगज़ेब के मुद्दे पर होगा। ये उन्होंने ट्वीट किया था। वो परिस्थितियां धीरे धीरे बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, चूँकि जिस तरीके से बीजेपी अपना सांप्रदायिक एजेंडा नहीं छोड़ रही है और वो उस पर आगे बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर उसका सांप्रदायिक एजेंडा कामयाब हो जाता है, वो उस पर आगे बढ़ती है और वो सारे बिल पास करा लेती है जो कि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने वाले हैं या समाज को तोड़ने वाले हैं, तो फिर ये साफ तौर पर समझा जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की इन बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को समर्थन हासिल है। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी बोले हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान बोले हैं और चंद्रबाबू नायडू ने भी जिस तरीके से मित्रा जी कल साफ तौर पर कहा है कि हम वक्फ की संपत्तियों की आगे भी रक्षा करेंगे, तो ये साफ तौर पर संकेत देते हैं कि ये बीजेपी की मतलब जो रणनीति है उसको समझ गए हैं कि बीजेपी अपना एजेंडा तो लागू कर रही है, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के दम पर, और एजेंडा लागू कर रहे हैं मोहन भागवत का। तो ये नहीं चलेगा, ये इनकी समझ में आ गया है। और जिस तरीके से कल असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पे एक तरीके से चेतावनी दी इन चारों का नाम लेकर, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का नाम लेकर, कि आप हमारा वोट लेकर और फिर आप शरीयत पर हमला करवाएंगे बीजेपी से, तो ये अब नहीं चलेगा, तो और मुसलमान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये जो चेतावनी एक तरीके से ओवैसी की थी, तो वो सिर्फ ओवैसी की चेतावनी नहीं, ये पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, और पटना में हुआ उसमें तो नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया कि भाई आप भी आइए इस प्रदर्शन में। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे वहाँ, और तेजस्वी ने खुलकर कह दिया कि चाहे सरकार हमारी आए या ना आए, हमें चाहे राजनीति में लाभ हो या ना हो, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, ये हमारी अपनी पॉलिसी है। तो यानी जिस तरीके से आरजेडी खुलकर आई, कांग्रेस इसके साथ खुलकर इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है, तो अब जो मुसलमानों की संस्थाएं हैं और जो आम मुसलमान हैं, वो भी ये चाहता है कि भाई जिनको हमने वोट दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जो हमारे वोटों के दम पर राजनीति कर रहे हैं, तो इनको हमारी बात करनी पड़ेगी। और अगर ये बीजेपी की बात करते हैं तो फिर बीजेपी के साथ ही जाएं, विलय कर लें बीजेपी में अपने पार्टियों का। तो ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो एक नया मोर्चा निश्चित तौर पर समिता जी मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ खुलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मोदी जी कल जो है मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं, तो अब मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं तो क्या चुनाव की तैयारी के लिए जा रहे हैं, क्या ये कहने जा रहे हैं कि भाई थोड़ा समय मुझे और रह लेने दो, कुछ महीने और रह लेने दो, फिर चुनाव करवा लेंगे,
तो उसके बाद फिर किसी को भी बनाते हैं ना, ताकि 3 बार का उनका तमगा भी पूरा हो जाए और बाद में किसी और को प्रधानमंत्री बना लिया जाएगा, सरकार बन जाए तो क्या इस तरीके कुछ कहने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि मैंने इंतजाम कर दिया है सब कुछ। अब देखना है वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये मोर्चा ज़बरदस्त खुल रहा है और इस मोर्चे की परीक्षा भी शर्मिष्ठा जी लगता ये है कि इसी सत्र में हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम इसी सत्र में इस बिल को लेकर आएंगे। तो अब अगर अमित शाह कह रहे हैं कि वो इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं हिंदू मुसलमान की और नमाज नहीं पढ़ने देना, मैं बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं हूँ। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये जॉर्ज ऑरवेलियन की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, यानी तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और नीतीश कुमार ठीक उस समय उर्दू ट्रांसलेटर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जब अमित शाह बिहार में पहुंच रहे हैं। तो ये संकेत जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं शर्मिष्ठा जी। और इधर जो जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनका भी 2 दिन पहले जो बयान था वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनका कहना है कि नीतीश कुमार साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक कि इसके स्टेक होल्डर्स इससे सहमत नहीं हो जाएं। तो जब तक मुसलमानों की बात सुनकर इस बिल में नहीं आएगी तब तक ये बिल पास नहीं होगा, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है। और खालिद अनवर के इस बयान का खंडन जेडीयू की तरफ से नहीं आया है शर्मिष्ठा जी, यहाँ तक कि संजय झा या ललन सिंह का भी बयान नहीं आया है कि खालिद अनवर गलत कह रहे हैं और जेडीयू जो है वो इस बिल का समर्थन करेगा। तो इस साफ तौर पे समझा जा सकता है कि खासतौर से ये कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से कल कहा है कि हम आगे भी वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करेंगे, उससे शायद एक ताकत चिराग पासवान और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को मिलती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ एनडीए में एक नया मोर्चा खुल जाए शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, और एनडीए में मोर्चा खुल चुका है और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर इन लोगों को चुनौती दी कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, तो भले उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और उनके लॉयल्टी पर भी कई बार सवाल उठते हैं कि आखिर वो किसकी तरफ है। हालांकि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं देश के संविधान के साथ हूँ और उसी के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस की भी उतने मुखर होकर वो आलोचना करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि ओवैसी भी इसी मोर्चे पर खड़े हैं, यानी वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कल उन्होंने जिस तरीके से ललकारा है, एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज धरना हो रहा है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की राजधानी। मतलब चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि हम वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करेंगे, लेकिन अभी भी मुसलमान इससे मुतमईन नहीं हैं और उनके सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, पहले उसको सुनते हैं, फिर दूसरा ट्वीट भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू आप भूल गए कि आपने गुजरात के यहाँ पर अमलेंदु जी जिस तरह से ओवैसी ने बिल्कुल ललकारा और ये कह दिया है कि अगर आपने इनका साथ दिया तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। मतलब अगर अभी तो ये वैसे जगदम्बिका पाल बोल चुके हैं भाई इतना क्यों बवाल है, क्योंकि अभी तो विधेयक पेश ही नहीं हुआ, लेकिन जब भी पेश होगा और मोदी ये कहेंगे कि नहीं हम इसको बिल्कुल जैसे उन्होंने कृषि कानून अपनी जिद में आकर पारित करवाए थे और वैसे इसको भी हम पारित करवा लेंगे, तो फिर ये एकदम तय है कि आर पार की बात इस बार छिड़ जाएगी और फिर अगर हो सकता है मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाए और सदन में जो मतलब सरकार जो है वो गिर भी जाए। ये बहुत सारी संभावनाएं या आशंकाएं जो भी कहें इस सब में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रही थी उसको भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ट्वीट किया है, आज विजयवाड़ा में उनका धरना चल रहा है और उसमें उन्होंने लिखा है
कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में चल रहे धरने से सरकार के साथ साथ उसके सहयोगियों, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू को भी यह संदेश जा रहा है कि यह विधेयक मुसलमानों के वक्फ को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। इसीलिए मुसलमान इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस विधेयक को पारित करने और लाने वालों के कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे। ये जो कभी नहीं की बात आ गई है अमलेंदु जी, ये बिल्कुल आर पार वाली बात जो मैं कह रही हूँ। और इसमें न केवल मोदी बल्कि टीडीपी, जेडीयू, इन लोगों के लिए जो खास तौर पे चेतावनी है। और इनको ठीक है, अगर कभी ऐसे देवेगौड़ा जैसा कुछ एक किस्मत निकल गई तो इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन फिलहाल इनको अपने राज्यों की ही जो राजनीति करनी है। मतलब एक क्षेत्रीय दल है और वहीं इनको राजनीति करनी है और अपने क्षेत्रों में ही, अपने राज्यों में, उधर आंध्र प्रदेश और इधर बिहार, दोनों जगह मुसलमानों की भी अच्छी संख्या है, दलितों की भी अच्छी संख्या है। ये ऐसे में किस तरीके से अपनी क्षेत्रीय राजनीति को पार लगा पाएंगे अगर ये मोदी के साथ बने रहते हैं? तो क्या यहाँ पर लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनसे अब देश का एक बड़ा तबका नाराज हो गया है? निश्चित तौर पर समित्रा जी, ये बात समझ लेनी चाहिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इन चारों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ओवैसी जो कह रहे हैं वो AIMIM के चीफ की हैसियत से नहीं कह रहे समित्रा जी। ओवैसी जो कह रहे हैं वो एक आम मुसलमान की हैसियत से कह रहे हैं। इस समय उनकी अपनी पार्टी होगी, उसकी अपनी एक रणनीति होगी, कुछ भी हो, लेकिन इस मसले पर जो ओवैसी कह रहे हैं वो एक आम मुसलमान की उससे कह रहे हैं। और एक ओवैसी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मसलों पर तो ख़ास तौर से बहुत साफ राय रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी राजनीति से किसी को सहमत और असहमत होने का अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मसलों पर उनकी राय एकदम स्पष्ट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ओवैसी जो कह रहे हैं, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ तौर पर जेडीयू, टीडीपी, इन दो के लिए कहा है। तो ये समझ लेना होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों के वोट लेकर आप मुख्यमंत्री बने रहें और मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनवा दें और उसके बाद आप मुसलमानों की संपत्तियां छीन लें। आप उनकी जो बाप दादाओं की दान की हुई संपत्तियां हैं, उनकी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, सरकार उनको छीन ले, ये नहीं चल सकता। आपने समित्रा जी अपनी जो शुरुआत की, जो इंट्रो आपने दिया, उसमें बताया कि पहुंच गए हैं वहाँ बोध गया रामदास आठवले, और बिहार सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये बौद्धों का जो मंदिर है, बौद्ध मठ है, इसमें हिंदू क्यों हैं? तो यानी रामदास आठवले जो हैं वो ये कह सकते हैं कि बौद्धों के मठ में हिंदू क्यों हैं, लेकिन जो वक्फ बिल आएगा उसमें आप हिंदुओं को शामिल कर लेंगे मुसलमानों की संपत्ति में, तो ये पास हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से उठ रहे हैं, तो इसका मतलब समित्रा जी मोर्चे अब कई खुल रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में दलितों ने एक बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, यानी अब वो भी चीज़ें साफ तौर पर खुलकर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में भी, यानी अब दलित और मुसलमान जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये एक तरीके से एक मंच पर आते हुए दिखाई देंगे। चूँकि बीजेपी जो कर रही है वो इनकी धार्मिक जो जगह हैं, जो धार्मिक संपत्तियाँ हैं, उन पर कब्जा करने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई पड़ती है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो एक बड़ा मोर्चा ये खुल रहा है और साफ तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी हो, जो भी कह रहे हैं, ये एक आम मुसलमान जो है, एक आम नागरिक जो है, उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पर समित्रा जी, अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये सिर्फ वक्फ की संपत्तियों तक नहीं रुकेगा। हमने पहले भी इस पर चर्चा की और मैंने सबसे पहले ही बात कही थी कि ये जो है सिर्फ वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए बिल नहीं है, बल्कि ये बाद में मंदिरों की संपत्तियों पर भी कब्जा करने के लिए इसी तरीके का बिल फिर लाया जाएगा। और फिर आज जो इसका समर्थन करते हुए पाए जा रहे हैं, वो कल किस मुंह से उस बिल का विरोध करेंगे, ये अभी से लोगों को सोच कर चलना है। तो जो अगर खुश हो रहे हैं कि साहब मुसलमानों की वक्फ की संपत्तियाँ सरकार छीन लेगी, कल जब मंदिरों की संपत्तियाँ छीनेंगी तब चिल्लाइएगा मत। जी बिल्कुल, और ये आगे की सोच कर ही अभी कदम उठाना चाहिए। और बीजेपी की ये जो चालाकी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अमरेंदु जी, याद कीजिए जिस तरह से मोदी ने, जब यूपी का इलेक्शन था, उस समय उन्होंने श्मशान और कब्रिस्तान का जो मुद्दा उठाया था, उसमें मतलब अब इनको कब्रिस्तान की जो जगह है उस पर भी तकलीफ होती है, कपड़ों से भी तकलीफ होती है, इनको इस बात से भी तकलीफ है कि वक्फ के पास इतनी जो जमीनें हैं उस पर इन्हीं का कब्जा है और हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी इन लोगों की जो अंदर जो छुपी हुई बातें थी, अब वो खुलकर इनको ऐसा लग रहा है कि तीसरा कार्यकाल मिला है तो जितनी बची कुची चीजें हैं, मतलब मंदिर तो बना ही दिया, कश्मीर से 370 हटा दिया, और भी यूसीसी की बात हो ही रही है, तो जितना भी अब इनका बचा हुआ एजेंडा है वो सारा का सारा
एक पूरी करने की हड़बड़ी में दिख रहे हैं मोदी, लेकिन उसमें अब इनको बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और रामदास अठावले का आपने जिक्र किया, उनका बयान भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि क्यों हमारे ट्रस्ट में इनको होना चाहिए, और नीतीश कुमार से मैं अपील करता हूं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार क्या, अब तो वो कुछ फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं दिखते हैं। जो आरोप लगते हैं तेजस्वी यादव के, वो सही भी होते हैं। तो ये जो दिख रहा है कि मोदी पर ही सीधे सीधे सवाल है। रामदास अठावले ने कान इधर से नहीं घुमाकर पकड़ा है, लेकिन जो भी पकड़ा है उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म का ये जो मुद्दा है उसको उठाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में जब वो रेल मंत्री थे, तब से मेरी उनकी अच्छी मुलाकात है। और आज मैं इसलिए भी मिला था कि जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, जो महाबोधि महाविहार जो बुद्ध विहार है, ये जो ट्रस्टी है 1949 का एक बीटी एक्ट है, उसमें 4 लोग हिंदू 4 लोग बुद्धिस्ट और कलेक्टर उसका चेयरमैन होता है। तो तमाम बौद्ध भिक्षुओं की मांग है और तमाम बौद्ध जनता की मांग है कि दूसरे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, उनके ट्रस्ट में अगर हमारा कोई आदमी नहीं होता है तो हमारे ट्रस्ट में भी कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। तो सभी 8 ट्रस्ट हमारे बौद्ध समाज के होना चाहिए। तो एक निवेदन मैंने उनको दे दिया है और मैंने उनको विनती की है कि जो 45 दिनों से अनशन चल रहा है बौद्ध भिक्षुओं का, तो उसको समाप्त करने के लिए आपने कोई स्टैंड लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के सरकार ने इससे संबंध में निर्णय लेना चाहिए। जो अमरिंदु जी, यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे कहा, सारे धर्मों का नाम गिना दिया कि उनके जब धार्मिक उसमें जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, जो भी, उसमें आपके दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते, तो इसमें क्यों है। और इस बात को लेकर फरवरी से अनशन जो है वो चल रहा है और उस पर नीतीश कुमार अभी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो उसको लेकर अठावले जी को वहां से आना पड़ा मुंबई से, और अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पुराने संबंध है और मैं उनसे मुलाकात करके मैंने ये मांग रखी है। तो अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस मोर्चे पर क्या करते हैं। वैसे कल उन्होंने ये जो एक विज्ञापन छापा जिसका मैंने जिक्र किया था, उसमें लिखा है कि पिछले 20 सालों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 284 गुना बढ़ गया है। और उसमें नीतीश कुमार को मुस्लिम छात्राओं के साथ दिखाया गया जिन्होंने हिजाब लगा रखा था। तो ये जो है, ये क्या, जो अभी पटना विधानसभा के सामने जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें जमीयत उलेमा हिंद, वक्फ, ये AIMPLB, उसके साथ साथ बिहार और झारखंड की एक और संस्था है इमारत-ए-रिया, ये इस संस्था के लोग भी थे। लालू प्रसाद, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, ये सब लोग तो पहुंचे ही थे। अब इस पर जो नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि ये जो इजाफा हुआ है ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ, इसमें तो सारे विभागों का बजट बढ़ा है। तो ये जो बताना कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाया, मतलब ये नीतीश कुमार के यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आप फिर से गुमराह कर रहे हैं, और जो बार बार उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप हमारे लिए आवाज उठाइए। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। उधर चिराग पासवान बोल रहे हैं, और कल का उनका जो जवाब था वो तो उसकी बहुत चर्चा हो रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं 2030 में अब मैं बिहार लौटूंगा, और अब मैं केंद्र की नहीं, मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे लेकिन मुझे मेरा राज्य बुला रहा है। ये जो दोनों बातें हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या नीतीश कुमार के लिए अब जाने के दिन आ रहे हैं, और क्या चिराग पासवान ये सोचते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ भी बोल लूंगा और बिहार आकर अपने नंबर भी बढ़वा लूंगा? देखिए समिता जी, अब चिराग पासवान शायद अपनी भविष्य की राजनीति सोचकर चल रहे हैं, और उनको समझ में आ गया है कि मोदी का हनुमान बनने के लिए जो है उनकी लंका में ही आग लग जाएगी। फिर ये समझ में आ गया है कि मोदी का हनुमान बन के जो है आप अपनी पूंछ में आग नहीं लगाएंगे और लंका नहीं जलाएंगे, बल्कि आपकी लंका जल जाएगी। ये शायद चिराग पासवान को समझ में आ रहा है, और इसलिए अब वो खुलकर जो है वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोले हैं समिता जी एक तरीके से। और वो कह रहे हैं कि 2030 के लिए मैं बिहार पहुंचूंगा। तो अभी तो 2030 को 25 का चुनाव है, 30 में आप क्यों पहुंचेंगे? अभी पहुंचिए, अगर पहुंचना है तो ये सवाल भी उठ सकता है, अभी 30 में आप क्यों पहुंचेंगे? अभी पहुंचिए। तो लेकिन अभी हो सकता है कुछ दबाव हो, कुछ चीज़ें दबी हो चुकी, जिस तरीके से कहा जाता है कि ED और CBI इस सब की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें समझी रहती हैं। चूँकि तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनके जो नज़दीकी हुलास पांडे, उनके यहाँ ED का छापा पड़ गया था। नीतीश कुमार यहाँ NDA की बैठक में नहीं आए दिल्ली, तो अगले दिन नीतीश कुमार के सबसे नज़दीकी जो IAS अफसर हैं संजीव हंस, उनके यहाँ ED का छापा पड़ गया।
तो ये अभी हो सकता है कि ये कुछ दबाव की चीज़ें हों, लेकिन इस दबाव के आगे वो अपनी राजनीति ख़त्म कर लेंगे। ये चिराग पासवान को शायद समझ में आ गया कि ये करना ठीक नहीं होगा। ईडी से दबाव एक अलग जगह है, लेकिन राजनीति तो हमेशा के लिए होगी। मोदी जी आज हैं कल नहीं होंगे, बीजेपी आज है कल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका मतदाता आपसे चला गया तो फिर आपकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनकी समझ में आ रहा होगा। तो वो उनका कहना है कि ठीक है, पिताजी केंद्र की राजनीति किया करते थे, लेकिन पिताजी केंद्र की राजनीति नहीं करते थे। पिताजी जो थे वो उनकी बिहार की राजनीति भी करते थे, और सबसे पहली बार जो थे वो समाजवादी पार्टी, उसमें सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, बरगद उसका उस समय चुनाव चिन्ह होता था, उससे पहली बार विधायक बने थे रामविलास पासवान। तो यानी क्षेत्रीय राजनीति जो राज्य की राजनीति है उससे ही उठकर आए थे, और उसके बाद फिर वो केंद्र की राजनीति में आए। तो उसके बाद फिर पीछे उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने प्रयास किया था 2005 के विधानसभा चुनाव में कि उनकी पार्टी कुछ काम करे, और परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि बिना उनके वहाँ आरजेडी की सरकार नहीं बन रही थी। और उसके बाद फिर उनकी एक जिद की वजह से जो था वहाँ दोबारा चुनाव हुआ, उसमें फिर नीतीश कुमार बनकर आ गए। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी का ना साथ छोड़ा एक तरीके से, और फिर बीजेपी वहाँ पर्दे के पीछे से सरकार में आ गई। तो अब जो उनके पिताजी गलतियाँ कर चुके, क्या चिराग पासवान वो गलतियाँ आगे करते रहेंगे? तो हो सकता है चिराग पासवान को समझ में आ रहा हो कि जो पिताजी ने गलतियाँ की और जो इनसे भी गलतियाँ हो गई हैं, अब उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ रहा है। और अगर राजनीति करनी है तो बीजेपी के एजेंडे पर नहीं चलना होगा। ये शायद सद्बुद्धि चिराग पासवान को आ रही हो। तो और ये भी समझ में आ रहा हो कि अब जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा है, और 5 साल बाद तो खैर नीतीश कुमार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और जिस तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो इसके बाद हो सकता है उन्हें लगता हो कि अब लड़ाई जो है वो वहाँ युवाओं के बीच हो चुकी है। वो जो कह रहे हैं कल एक उसमें टीवी चैनल के साथ, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ जी। तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा जो है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का समर्थन नहीं कर सकता, ये संदेश भी वो दे रहे हैं जी। तो ये अगर उनकी ये समझ में आ रहा है शर्मिष्ठा जी, तो फिर बिहार की राजनीति अब देखने लायक होगी। और हो सकता है कि उसके परिणाम जो इसी चुनाव में आना शुरू हो जाएं, लेकिन इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वक्फ बिल पर अगर ये सब शर्मिष्ठा जी, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, और चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, अगर ये खड़े रहते हैं बीजेपी के साथ, तो समझ लीजिए कि इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अगर ये बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो इनकी सबकी राजनीति और आने वाला भविष्य इनका बच सकता है शर्मिष्ठा जी। वरना फिर इनको बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करना, या फिर नमस्ते सदावस्ते करते हुए मोदी जी कल जाना है, उन्हीं के साथ साथ ये भी सब चले जाए नागपुर। जी बिल्कुल। और वो बीजेपी के लिए जो कहा जाता है कि सहयोगी दलों को खत्म कर लेती है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि 4 दल जो है बिल्कुल लाइन लगाकर खड़े हैं। तो या तो वो अपने आप को जैसे वो बड़ी मछली का चारा होने से खुद को बचा लें, या अपना अस्तित्व कायम करने के लिए वो अपनी धारा बदल लें। दोनों ही चीजें इस समय इनके सामने विकल्प खुले हुए हैं। चिराग पासवान ने, जो मैंने ये कहा कि 2030 में वो बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने जो एक अहम बात ये कही कि तेजस्वी यादव मेरे भाई हैं, भले हमारे बीच थोड़े मतभेद हो, और प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं। ये दोनों के लिए उन्होंने अपनी सद्भावनाएं जाहिर कर दी। और उन्होंने जो ये आप याद कीजिए, जब छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था और प्रशांत किशोर ही, तब उन्होंने वो प्रशांत किशोर का समर्थन किया था। तेजस्वी यादव के साथ भी वो उनको अपना भाई बता ही चुके हैं। तो ये जो अभी भाई बंधुत्व वाले जो चीज यहाँ शुरू हो गई है बिहार में, इसमें और नीतीश कुमार जो मतलब प्रशांत किशोर पहुंचे वक्फ के विरोध में, और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। चिराग पासवान वक्फ का तो वो समर्थन कर रहे हैं, मतलब समर्थन है ना, उन्होंने ये कहा कि अभी इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अभी ये विधेयक पेश नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों के लिए कल जो उन्होंने कहा कि ये किस तरह की ये बातें होनी ही क्यों चाहिए, जो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, आप मेरे से मेरे मंत्रालय के बारे में सवाल पूछते तो मैं खुश होता। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये मीडिया को भी एक संदेश दे दिया कि आप बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को आप यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, आप मेरे से इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम चैनलों को तो खड़ा ही इसलिए अभी इस समय किया गया है कि आप बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाइए। तो चिराग पासवान ने एक तरफ इसका जवाब दिया, दूसरी तरफ उन्होंने एक नया मोर्चा और खोल दिया। और ये जो ये कह रहे हैं, अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या अलग थलग पड़ चुके हैं, और बीजेपी ऐसे में उनका साथ देगी या नहीं देगी, या उनको एकदम ही किनारे कर देगी। क्योंकि अभी जब डिनर भी हुआ था संजय जायसवाल के यहाँ, वहां पर नहीं पहुंचे थे नीतीश। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं अमरिंदर जी? देखिए शर्मिष्ठा जी, संजय जायसवाल के यहाँ नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, और जैसा हमने चर्चा की कि उसके अगले दिन फिर संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ गया, जो उनके सबसे नज़दीकी अफसरों में से एक हैं, IAS अफसरों में से। लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरीके से साथ नहीं दे रहा है, तो इस समय ये लगता नहीं है कि नीतीश कुमार कोई निर्णय लेने की स्थिति में है कि नहीं है।
और अगर इसकी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो फिर बीजेपी इसका फ़ायदा उठा रही है। और अगर नीतीश कुमार कोई निर्णय लेने की स्थिति में है तो फिर नीतीश कुमार फिर अभी तक तो फिर ये कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और बीजेपी की राजनीति में ही अब समाहित होना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार को खुलकर अब इस बिल का विरोध करना चाहिए। हालांकि आज जिस तरीके से उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे हैं उर्दू के अनुवादकों को, तो ये समिता जी एक तरीके से मोदी और शाह को दोनों को संकेत देने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि उनके साथ जो दूसरे एक उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं उस कार्यक्रम में, लेकिन वो महत्व जो है वो विजय कुमार सिन्हा का नहीं, वहाँ पे महत्व नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार उसी समय ये पत्र क्यों बांट रहे हैं जब अमित शाह जो है भागकर पहुँचे हुए हैं बिहार, तो उसी समय ये पत्र बांटना और कल चिराग पासवान की ये बात कहना कि मैं बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं हूँ, उसके बाद नीतीश कुमार का इस तरीके से ये बांटना, ये बहुत सीक्वेंसेस एक तरीके से मिलने हैं समिता जी। चंद्रबाबू नायडू कल कह दें कि भाई हम तो जो है बिल्कुल एक तरीके से वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करेंगे, चिराग पासवान कह दें कि भाई हम बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं है, ये सब बकवास फालतू की बातें हैं, ये उनका शब्द था, फालतू की बातें हैं। तो यानी बीजेपी की पूरी राजनीति को ही चिराग पासवान ने फालतू की राजनीति कह दिया। अब बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगी तो बीजेपी करेगी क्या, फिर है क्या बीजेपी पास करने के लिए? तो चिराग पासवान ने तो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी की पूरी बीजेपी की राजनीति को ही इस तरह से खारिज कर दिया फालतू की बातें बताकर, और ये भी बता दिया कि बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई है, 21वीं सदी की बात नहीं करती है बीजेपी, और है भी, वो तो 11,000 साल पहले की और 5,000 साल पहले की बात करती है। उसे अभी तक तो औरंगजेब और मोहम्मद गौरी से बाहर निकल ही नहीं पा रही है बीजेपी। पता नहीं से कितना प्रेम है मोहम्मद गौरी और औरंगजेब से कि जब चर्चा करते हैं तो मोहम्मद गौरी और औरंगजेब की चर्चा करते हैं, बाबर की ही चर्चा करते हैं। अरे भाई कभी कभी राम की, कृष्ण की, इनकी भी चर्चा कर लिया करो, पर नहीं करते हैं। तो लेकिन चिराग पासवान ने पूरी तरीके से एक देखा जाए तो बीजेपी की पूरी राजनीति को खारिज कर दिया। तो ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है कि आप अपने को समाजवादी कहते हैं, आप खुद को डॉक्टर लोहिया का शिष्य कहते हैं, और आपने विधानसभा में खड़े होकर आरएसएस के विषय में क्या क्या नहीं कहा कि किस तरीके से आरएसएस ने विश्वासघात किया आज़ादी के आंदोलन के दौरान, ये तक आपने कहा। तो आपने जो आरएसएस के विषय में कहा, तो आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे खड़े हुए दिखाई क्यों पड़ते हैं? तो ये नीतीश कुमार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और समिता जी, अगर ये बिल आता है संसद में तो इस पर फिर इन सबका टेस्ट हो जाएगा और इनकी आगे की राजनीति क्या होगी ये भी तय हो जाएगा। फिलहाल एक बड़ा मोर्चा मोदी जी के खिलाफ खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और चंद्रबाबू नायडू भी अब क्या करेंगे, क्योंकि कल जो अभी उन्होंने गुरुवार को जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है, आगे भी करती रहेगी। और फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर 43 जो जिसके तहत कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि जब GO 43 पेश किया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया, मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द किया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। ये चंद्रबाबू नायडू ने अपने सरकार का एक अहम फैसला जो है वो याद दिलाया। और उसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के, मतलब मौलवियों के, मौलानाओं के उसमें जो मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा कर दी। तो ये जो उनको एक अपीजमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि वो किसी तरह का तुष्टीकरण करने की कोशिश में है या भूल सुधार करने की कोशिश में है। लेकिन देखने वाली बात ये अमलेंदु जी की चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार, जैसे वो उर्दू को लेकर उन्होंने सब जो किया या अल्पसंख्यकों के लिए जो विज्ञापन उन्होंने दे दिया, इतना करने के बाद भी मुसलमान इनके खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं। मतलब मुसलमान समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ फरेब कर रहे हो, जब तक आप वक्फ बोर्ड के लिए खुलकर नहीं बोल देते, सरकार को, मोदी सरकार को जवाब नहीं दे देते, तब तक हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी मुसलमानों की तरफ से आ गई है। और उधर मोदी जो पहुंच रहे हैं कल, तो ये अमलेंदु जी क्योंकि मोदी 75 के भी हो रहे हैं, फिर मार्गदर्शक मंडल में जाने की उनकी आयु भी हो रही है, फिर 100 साल संघ के हो रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे इसका भी रूपरेखा बन नहीं पाई है, या मोदी इस पर खुलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब उनके तीसरे कार्यकाल में भी चुनौती आ रही है। तो क्या संघ की शरण में जा रहे हैं मोदी, या संघ अब उनको भी किनारे करने के उसमें है कि बस अब आपसे अब नहीं संभल रहा, अब आप बैठ जाइए? क्या लगता है? देखिए समिता जी, असल में नरेंद्र मोदी की चिंता अपनी भी है और अपने से ज़्यादा चिंता उनको अमित शाह जी की है। और अब वो चाहते हैं कि पार्टी किसी तरीके से अमित शाह जी को अब स्वीकार कर ले और मतलब उनका उत्तराधिकारी अभी से पार्टी जो अमित शाह को मान ले।
और अमित शाह जिस तरीके से भागे भागे फिरते हैं, दौड़े दौड़े फिरते हैं और जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार मोर्चा संभालते हैं, उससे संकेत भी यही दिया जाता है कि नंबर 2 जो हैं वो एक तरीके से अमित शाह हैं, या कहिए कि छद्म प्रधानमंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं। ये संकेत देने की कोशिशें होती हैं। तो अब जो जा रहे हैं मोदी जी, कल जाकर मोहन भागवत के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकेंगे, और इससे 11 साल में तो जाकर नागपुर में कभी मत्था नहीं टेका नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अब जब 75 के होने जा रहे हैं और आरएसएस की तरफ से अब जो चर्चाएं चल रही हैं कि आरएसएस अब विकल्प ढूंढना चाहता है, क्योंकि आरएसएस को लगता है कि अगर अभी से हमने दूसरा नेतृत्व तैयार नहीं किया तो आगे बीजेपी कहाँ जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी का इतना नुकसान कर दिया है कि अब बीजेपी को बीजेपी बना के रखना बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। चूँकि लीडरशिप तैयार हो ही नहीं पाई, चूँकि जो भी लीडरशिप बनने की होती थी मोदी जी ने उसको सब ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में अब जो बचा है, जो नेतृत्व जो समझा जा सकता है, तो अब चाहे नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, इन सब की भी उम्र हो रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री के लायक संघ को दिखते नहीं हैं कि वो प्रधानमंत्री हो पाएंगे, चूँकि उनका जिस तरीके का कार्य करने का तरीका है उसको लेकर, और ख़ासतौर से जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको समर्थन नहीं है। तो अब संघ के सामने चिंता ये है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाए, और नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट करने से पहले क्या किया जाए, या ये भी हो सकता है सुमित्रा जी कि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि वक्फ बिल पे ही मोदी जी जो है चाहती हैं कि आर पार की एक हो जाए और यहीं से एक रास्ता तैयार हो जाए मध्यावधि चुनाव का, ताकि बिहार के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी हो जाए। तो हो सकता है वक्फ बिल को इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हों और आगे बढ़कर ले जाएं, ताकि बिहार विधानसभा का चुनाव इसके साथ हो जाए, और फिर औरंगजेब और राणा सांगा और वक्फ बिल इन सब के साथ साथ जो ये मुद्दे बनाकर फिर बीजेपी चुनाव में चली जाए, और मोदी जी का एक वो हो जाए कि भाई 75 का हो गया, मैं चला, और फिर अब चाहे अमित शाह को सौंपा जाए या किसको सौंपा जाए, अमित शाह का भाग्य रहा, अगर सरकार बन जाती है चाहे बीजेपी की चाहे समर्थन से, तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएं, नहीं है तो फिर ये कि भाई मैंने अपना 3 टर्म जो थे वो जितने भी मिले 2.5 या 2.25 हों, जो भी वो पूरे हुए, नमस्ते, अब मैं अपना आराम करूँगा, 75 का हो गया। बाकी ये पार्टी जाने, आरएसएस जाने, क्योंकि आरएसएस जिस तरीके से बीजेपी को संचालित करता है तो टकराव जो देखने को मिलता है आरएसएस और बीजेपी के बीच, तो मोदी जी ये भी बताना चाहते हैं कि भाई मैंने तो अब पार्टी यहाँ तक लाई, अगर आपका इतना है हस्तक्षेप तो आप पार्टी संभाल लीजिए, फिर मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। तो हो सकता है ये जा रहा हूँ, या ये भी हो सकता है कि पैचअप करने जा रहे हो आरएसएस से कि भाई अभी मुझे मत हटाओ, ये टर्म पूरा कर लेने दो, जब तक चल रही है सरकार तब तक चल लेने दो, उसके बाद कर लेना। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब जाएंगे वो मिलेंगे जाकर मोहन भागवत से, तब क्या बातें होती हैं तब ये देखा जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमला कर दिया था आरएसएस पर, यह कहकर कि बीजेपी को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद संबंध जो थे वो आरएसएस और मोदी के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और फिर मोहन भागवत ने कई बार जो था वो बिना नाम लिए जो था मोदी की लोकसभा चुनाव के दौरान कही गई बातों को कंडम एक तरीके से किया था। तो ये समझा जाने लगा था कि आरएसएस जो है वो तैयारी कर रहा है मोदी को हटाने की। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अब मोहन भागवत से या आरएसएस से एक पैचअप करने जा रहे हों कि भाई अभी बख्शो, थोड़े दिन और रह लेने दो, मतलब समय मांगने जा रहे हो, मोहलत लेने जा रहे हों। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर कल क्या होता है इस मुलाकात में, हालांकि उसके परिणाम बाद में ही पता चलेंगे और अंदर क्या बात होगी वो तो शायद ही कभी सामने आए, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी बनते हैं या वो उस इतिहास को गलत मतलब ना दोहराते हुए वो खुद प्रधानमंत्री कभी बन पाते हैं या नहीं बन पाते। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी पूरी कोशिश की थी आखिर तक कि वो किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन भारत रत्न लेकर अब उनको आराम से फिलहाल वो बैठे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि अमित शाह का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, और इस समय जो एक के बाद एक मोर्चे खुलते हुए जा रहे हैं उसमें बीजेपी को साथ देने का खामियाजा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इन लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ सकता है, ये सारी बातें देखने की होंगी। तो अमरेंद्र जी आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीपी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।